आज तेरी पसंदी की इज्जत का सवाल है। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। फिर से बोलेंगे मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजनीति के रण में रामायण के राम। मैं कर्म अपना अवश्य करता हूँ, लेकिन फल मैं राम जी के ऊपर छोड़ देता हूँ। सियासत के रैंप पर बॉलीवुड के सितारे, पॉलिटिक्स के मैदान में महाभारत के महारथी। फिल्मी पर्दे से हिंदुस्तान के धड़कते दिलों में जगह बनाने वाले सितारे। मैं तेलुगु फिल्म भी करता हूँ, मैं हर भाषा में काम करता हूँ। हमको पता है, हमको सब लोग जेन्युइनली बोलते हैं महाराज जी की तरह हमारा को मुख्यमंत्री चाहिए। रामायण से साक्षात राम स्वरूप माने जाने वाले कलाकार, रामायण के हनुमान, श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले कलाकार, महाभारत की द्रौपदी। अलग अलग मंच पर अलग अलग किरदार करने वाले कलाकार जब एक ही मंच पर सियासत करने उतरते हैं तो जनता पर उनका एक अलग जादू चलता है। जैसे कभी बसंती अपना सियासी तांगा लेकर मथुरा आई थी। यहाँ तो सिर्फ बसंती का तांगा ही मिलता है। तो चल धन्नो, आज तेरी पसंदी की इज्जत का सवाल है। अपने दमदार डायलॉग से अलग पहचान बनाने वाले सनी देओल, या फिर हंसराज हंस जैसे गायक जो भी हों, राजनीति में आते ही सबकी धुन एक हो जाती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। और मुझे उन्होंने क्या समझाया, प्यार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। आज हम सियासत में डेब्यू करने वाले रामायण के राम की कहानी बताएंगे। महाभारत के उन किरदारों की बात होगी जिन्होंने राजनीति के रण में अपना जौहर दिखाया। और फिल्मी सितारों पर भी चर्चा होगी जो माया नगरी से दूर राजनीति की गलियों में धूल फांकते रहे तो कोई फूलों से सजी सेज पर चलकर संसद पहुंचा। सारे हिंदुस्तान में शोर, दिल मांगे मोदी मोर, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। और सियासत का स्टार वॉर में आपको बताते चले कि 80 का वो दशक का दौर याद करिए जब दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत का प्रसारण शुरू हुआ। अब जरा उस दृश्य को ताजा करने की कोशिश कीजिए जब एक घर में टीवी होती थी जहां पूरा मोहल्ला एक साथ रामायण देखता और फिर पूरा दिन राम और रामायण की बातें होती। यहीं से भारत ने राम को एक शक्ल, एक किरदार में पहचानने लगा और वो ऐतिहासिक किरदार अदा किया एक्टर अरुण गोविल ने। आज अरुण गोविल की बात इसलिए क्योंकि सियासत में रामायण के इन्हीं राम का डेब्यू हो रहा है। क्या आप जानते हैं रावण और सीता यानी इनका किरदार निभाने वाले एक्टर भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। यानी रामायण की सीता और रावण दोनों एक साथ सियासत के एक मंच पर थे और दोनों ने जीत हासिल की। सवाल ये है कि 1990 में जब रामायण के कलाकारों की लोकप्रियता आसमान छू रही थी तो गोविल को किसी दल ने चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा। कहा जाता है कि कांग्रेस उन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन अरुण गोविल इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या अरुण गोविल भी अपने साथी कलाकारों अरविंद त्रिवेदी और दीपिका चिखलिया की तरह ही चुनावी राजनीति की शुरुआत जीत के साथ कर पाते हैं या नहीं।
रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को कौन भूल सकता है। दारा सिंह को बीजेपी ने 2003 में राज्यसभा भेजा था। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय वो राज्यसभा सांसद बने थे। रामायण के किरदारों की तरह महाभारत के कलाकारों ने भी राजनीति में किस्मत आजमाई, लेकिन महाभारत विजय की गाथा जनता को जीवंत दिखाने वाले कलाकार क्या अपनी सियासी पारी जीत पाएंगे, इस पर आगे बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं सियासत में रामायण में किरदार निभाने वाले एक्टर ही नहीं बल्कि महाभारत के कृष्ण यानी नीतीश भारद्वाज, द्रौपदी यानी कि रूपा गांगुली, राजा भरत यानी कि राज बब्बर ने भी सियासत में सफल पारी खेली है। यानी रामायण के किरदारों की तरह ही महाभारत के कलाकारों ने भी सियासी मंच से अपनी लोकप्रियता को भुनाया है। देखिए रिपोर्ट। मेरी निष्ठा धर्म के प्रति है, मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं। त्रेता में धर्म की लड़ाई थी, द्वापर में हक की लड़ाई। और जहां धर्म है वहीं मैं हूं। और मैं यहां केवल पांडवों का दूत बनकर नहीं आया हूं, मैं धर्म दूत भी हूं। यानी रामायण से कहीं भारी सियासत हमें महाभारत सिखाती है। फिर भला महाभारत के कलाकार रियल लाइफ में सियासत करने से पीछे कैसे रह सकते हैं। महाभारत के किरदारों की बात करें तो लिस्ट बड़ी लंबी है। का रोल निभाने वाले नीतीश भारद्वाज, द्रौपदी बनकर लोगों के बीच अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली रूपा गांगुली, और साथ ही भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार, तो युधिष्ठिर बनने वाले गजेंद्र चौहान, इन सभी ने राजनीति में अपने किस्मत को आजमाया और ज्यादातर कलाकारों ने बीजेपी को ही इसके लिए चुना है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय नेता रह चुके हैं। उन्होंने बाकायदा एक राजनीतिक पारी खेलने के बाद राजनीति से संन्यास लिया था। 1996 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर झारखंड के जमशेदपुर से चुनाव जीता था। हालांकि साल 1999 के लोकसभा चुनाव में वे मध्य प्रदेश के राजगढ़ सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह से चुनाव हार गए थे। महाभारत के कृष्ण बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे हैं। महाभारत के किरदारों में अगला नाम राज बब्बर का है। महाभारत के राजा भरत यानी कि राज बब्बर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले साल 1989 में ही जनता दल के सदस्य बने थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर 3 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। इतना ही नहीं, यादव परिवार की बहू डिम्पल यादव को महाभारत के इस कलाकार ने उनकी सीट पर जाकर चुनाव हराया। रामायण की सीता चुनाव लड़ चुकी हैं, तो महाभारत की द्रौपदी भी सियासत में किस्मत आजमा चुकी हैं। महाभारत में द्रौपदी की भूमिका निभाने वाली रूपा गांगुली भी राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रह चुकी हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्हें हावड़ा नॉर्थ से चुनाव लड़ाया था, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली थी। रहो आज जाने की जिद ना करो। भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार 2014 में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। यानी महाभारत से शोहरत कमाने वाले इन कलाकारों ने सियासत में उतरकर अपने चाहने वालों को वोट में बदला, जिसका फायदा सियासी दलों को मिला। हालांकि महाभारत का कोई भी किरदार सियासत में खास सक्रिय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राजनीति में सितारों की जब जब बात होगी, लेजेंड बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना जैसे सितारों का जिक्र सबसे पहले आएगा। लेकिन मोदी युग में हर सितारा सियासी पिच पर चमके, इस बात की कोई गारंटी नहीं। यही वजह है कि 2024 के रण में तमाम फिल्मी कलाकार
चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें कंगना रनौत जैसे चेहरे डेब्यू कर रहे हैं तो सनी देओल जैसे सांसदों का टिकट भी कटा है। देखिए इस रिपोर्ट में। सभी भाइयों बहनों आप सबको मेरा नमस्कार। चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। क्वीन कंगना रनौत। हीरो नंबर 1 गोविंदा। शोले की बसंती हेमा मालिनी। यहाँ तो सिर्फ बसंती का टांगा ही मिलता है। फिल्मों के गदर मचाने वाले सनी देओल। भोजपुरी स्टार रवि किशन। मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने एक्टिंग के दम पर पहचान बनाई, फिर पहचान और शोहरत के दम पर सियासत में कूदे तो जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। जमींदार की कोई मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी, यहाँ तो सिर्फ बसंती का टांगा ही मिलता है। तो चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। यूं तो अतीत में अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद खन्ना तक अपनी सियासी पारी खेल चुके हैं। स्मृति ईरानी आज भी सियासत के टॉप पर है, लेकिन आज बात उन फिल्मी सितारों की होगी जो या तो 2024 के चुनावी रण का हिस्सा है या फिर उनके भविष्य में सियासी डेब्यू की उम्मीद है। कलाकारों का सियासत में आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मोदी युग में सियासत में टिके रहना हर कलाकार के बस की बात भी नहीं है। और यही कारण है कि इस बार भी जहां कई फिल्मी हस्तियों के टिकट कट गए हैं तो कई नए लोग राजनीति में डेब्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। सियासत में डेब्यू करने वाला एकमात्र फिल्मी चेहरा कंगना रनौत का है। वो हिमाचल के मंडी से बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। कंगना के पॉलिटिक्स में आते ही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत से उनका विवाद खूब सुर्खियों में रहा। अब कंगना खुद को छोटी काशी की बेटी बताकर जनता के बीच वोट मांग रही हैं। डेब्यू लिस्ट में भले ही कंगना इकलौता नाम हो, लेकिन दोबारा टिकट पाने वालों की लिस्ट लंबी है और इनमें से अधिकतर चेहरे वो हैं जिनको बीजेपी ने मैदान में उतारा है और इन चेहरों की जीत की संभावना बेहद प्रबल नजर आ रही है। गोविंदा दूसरी बार अपनी किस्मत आजमाने राजनीति में उतरे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में शिवसेना की तरफ से मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से लड़ेंगे। दूसरा नाम हेमा मालिनी का है जो दोबारा मथुरा से बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। शत्रुघ्न सिन्हा भी आसनसोल सीट से टीएमसी के टिकट पर मैदान में हैं। हालांकि उनके खिलाफ बीजेपी ने पवन सिंह को उतारा था, लेकिन उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। दोबारा टिकट पाने वालों की लिस्ट में अगला नाम रवि किशन का है जो लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट से गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी को बीजेपी ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से मैदान में उतारा है। इसी तरह आजमगढ़ सीट से बीजेपी ने टिकट पर दिनेश लाल निरहुआ दोबारा अपनी किस्मत आजमाएंगे। इन फेमस शहरों के अलावा साउथ और बांग्ला इंडस्ट्री के कलाकार भी अलग अलग दलों से किस्मत आजमा रखे हैं, जैसे कि सायोनी घोष पश्चिम बंगाल के जादवपुर से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर ही लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की तैयारी कर रखी हैं। बेहद ग्लैमरस बंगाली एक्ट्रेस सायोनी घोष ने साल 2021 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। साल 2021 में सायोनी को पार्टी की तरफ से युवा शाखा का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी हर दल के पास अपना स्टार है, लेकिन सियासी स्टार के आगे इन फिल्मी सितारों की चमक फीकी ही रह जाती है जब तक कि वो नाम जयललिता या स्मृति ईरानी जैसा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और
चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो सुनने वाले सुनते ही रह जाते हैं। वो जब हमला करते हैं तो विपक्ष की बोलती बंद हो जाती है। प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी दौरे का आगाज कोटपुतली से किया और अपने करीब 25 मिनट के भाषण में उन्होंने उन सब मुद्दों को छुआ जिनका जनता से सीधा सरोकार था और विपक्ष पर भी बड़ा प्रहार था। देखिए रिपोर्ट। चुनावी बिगुल में पीएम ने संभाली प्रचार की कमान। राम राम सा। कोटपुतली से पीएम मोदी की चुनावी सभा का आगाज। भव्य राम मंदिर बना कि नहीं बना? दिए जले, आग नहीं लगी। पीएम मोदी जब भी किसी जनसभा को संबोधित करते हैं ऐसा ही उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। कोटपुतली के मैदान में जब पीएम मंच पर आए तो कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। हर कोई मोदी का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आया। पीएम मोदी भी मंच से लोगों का सम्मान स्वीकार करते दिखे। पीएम मोदी ने कोटपुतली से प्रदेश में अपनी पहली चुनावी जनसभा का आगाज किया और उनका अंदाज भी हर बार की तरह अलग दिखाई दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत राम राम सा से की। राम राम सा। पीएम मोदी का भाषण चुनावी जरूर था लेकिन अंदाज लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं तो कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोग जम करके जी भर करके मोदी को गाली देते रहते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग जानते ही हैं, राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं, दाल बाटी चूरमा, वोटर मारा सुरमा। पीएम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। इन लोगों ने सालों तक चलाया, अगर राम मंदिर का नाम भी लोगे तो देश जल मरेगा, आग लग जाएगी। भव्य राम मंदिर बना के नहीं बना? बना के नहीं बना? दिए जले, आग नहीं लगी। कोटपुतली में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने देश में गरीबी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने देश के करोड़ों छोटे किसानों को कभी नहीं पूछा। मोदी ने राजस्थान के 85 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए भेजे हैं। कांग्रेस ने कभी श्रमिकों, मजदूरों को पूछने के लिए उनको फुर्सत नहीं मिली। पिछले 10 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है, हमें राजस्थान को आगे लेकर जाना है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान धारा 370 का जिक्र भी किया। भाइयों बहनों, 370 मानो ऐसा बिजली का करंट था, ऐसा डरा के रखा था, कोई 370 को छुएगा तो पूरे देश में बिजली का करंट लग जाएगा। छूने को तैयार नहीं थी। इनको पता नहीं है ये मोदी है। और कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना हो। पीएम की रैली चुनावी थी, ऐसे में गठबंधन पर हमला वाजिब था। देश और उसका इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी
मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। कोटपुतली में पीएम की जनसभा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में थी। ऐसे में प्रधानमंत्री ने मतदाताओं को बीजेपी और कांग्रेस के बीच बेसिक अंतर को भी बताया। देश की सियासत फिर दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। आज एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है, तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए भरोसा जताया कि प्रदेश की जनता बीजेपी की झोली में 25 की 25 सीटें देगी। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून 4 जून कोटपुतली में पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में पीएम मोदी की पहली जनसभा बेहद दमदार रही। अब 5 अप्रैल को पीएम चुरू में जनसभा करने वाले हैं। अब देखना यह है कि पीएम जिस तरह का विश्वास प्रदेश की जनता पर कर रहे हैं, वैसा ही विश्वास जनता बीजेपी पर करती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए आप पश्चिम बंगाल के हुगली सीट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हुगली सीट पर लोकसभा चुनाव की जंग अब दिलचस्प होने वाली है। क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी की तेज तर्रार नेता लॉकेट चटर्जी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने दीदी नंबर 1 शो की फेम अभिनेत्री रचना बनर्जी को मैदान में उतारा है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की हुगली सीट हमेशा से सुर्खियों में रही है और इस बार इस सीट पर लड़ाई ग्लैमर की दिखाई देगी, क्योंकि बीजेपी के ग्लैमर और वाइब्रेंट नेता लॉकेट चटर्जी के सामने लोकप्रिय टीवी शो दीदी नंबर 1 की अभिनेत्री रचना बनर्जी को टिकट दिया है। यानी पश्चिम बंगाल की हुगली लोकसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने लगभग एक साथ ही अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और कई फिल्में एक साथ कर चुकी हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर दोनों के एक साथ कई सीन भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। लॉकेट पहले से राजनीति में है, तो रचना पहले बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। रचना दी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। कितने सारे लोग आप देख रहे हो, रास्ते में इतना धूप है, इतनी गर्मी है, फिर भी लोगों का प्यार, लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है। तो इस बार जीत जाएंगी दीदी ने जो भरोसा किया है? वो मुझे नहीं पता, वो तो उस दिन 4 जून को पता चलेगा। अभी तक तो हम लोग को कुछ भी नहीं पता, बस हम लोग अपना काम करेंगे, उसके बाद लोग जैसे सोचेंगे। मैदान में जो आपके सामने है वो भी आपकी दोस्त है? जी, वो भी मेरी दोस्त थी। अब नहीं है? नहीं, पहले बहुत साल पहले हम लोग एक साथ काम करते थे। बीच में बहुत सारे साल बीत चुके हैं कि हम लोग मिले भी नहीं हैं। फिलहाल हुगली में दोनों ही जोरदार तरीके से अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। जहां एक तरफ रचना बनर्जी पहली बार चुनाव मैदान में उतरकर पूरे जोश में हैं, तो वहीं लॉकेट चटर्जी हुगली के घर घर जाकर लोगों से वोट अपील में जुटी हैं और महिलाओं को साथ में लेकर कैंपेन में जुटी लॉकेट चटर्जी संदेशखाली की घटना को ममता सरकार के खिलाफ भुनाने को पूरी कोशिश में दिखाई दे रही हैं। महिला के साथ है तो आप जानते हैं कि इस टाइम में संदेशखाली का इशू पूरा देश में सब लोग जानते हैं कि संदेशखाली में महिला लोग का क्या हुआ है। और दूसरा बात है कि करप्शन, करप्शन का जो बात है, तो 2 विषय आते हैं कि एक संदेशखाली आते हैं और एक करप्शन पूरा बंगाल में जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके आपका जो स्वच्छ भारत को लेके जो पैसा यहाँ पे आते हैं, 100 दिन का जो काम का लिए जो पैसा आते हैं, मनरेगा का जो पैसा आते हैं, सबको लेके यहाँ पे बहुत बड़ा करप्शन है। करप्शन के विपक्ष में हम लोग लड़ रहे हैं। आपके खिलाफ जो मैदान में है, कभी आपकी दोस्त रही हैं, आपके साथ काम भी कर चुकी हैं रचना बनर्जी। हम लोग फिल्मों में काम किया है, बहुत सारा फिल्म एक साथ किया है, बहुत सारा टाइम भी एक साथ हम लोग बिताया है, लेकिन ये पॉलिटिकल क्षेत्र है, ये पूरा दूसरा जगह है।
जहां लॉकेट चटर्जी के सामने अपनी मौजूदा सीट को बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ रचना बनर्जी के सामने अपनी सियासी पार्टी में जोरदार एंट्री मारने का मौका है। और दोनों के बीच लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि दोनों कभी जिगरी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन सियासत ने अब दोनों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। चलिए, तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।